हेलो दोस्तों, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मूवी पाठशाला में, जहां आपको मिलते हैं बेहद रोचक और मनोरंजन से भरपूर मूवी की एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, बिना समय खराब किया चलिए शुरू करते हैं। यहां आज मैं एक एक्शन कॉमेडी फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जिसका नाम जैकपॉट है। स्पॉइलर आगे, सावधान रहें और ध्यान रखें कि फिल्म निकट भविष्य में होती है, जहां कैलिफोर्निया ने एक गेम की स्थापना की है जिसे एक ग्रैंड लॉटरी के रूप में जाना जाता है। ये लॉटरी एक विनाशकारी दौर के बाद बनाई गई थी। वित्तीय पतन को 2026 की महामंदी कहा जाता है। प्रत्येक लॉटरी के दिन एक यादृच्छिक रूप से चयनित विजेता को सूर्यास्त तक जीवित रहना होगा अपने पुरस्कार का दावा करने के लिए। ट्विस्ट ये है कि शहर में कोई भी व्यक्ति विजेता को मारने के लिए स्वतंत्र है ताकि वो उसका पुरस्कार ले सके। केवल नियम यह है कि वे बंदूक का उपयोग नहीं कर सकता और चुने हुए विजेता के अलावा किसी और को मारने की अनुमति नहीं है। फिर सीन साल 2030 में स्थानांतरित हो जाता है, जहां हम अपने नायक केटी किम से मिलते हैं। वो अपने अभिनय कैरियर से लंबा ब्रेक लेने के बाद लॉस एंजल्स से वापस लौटी है। शहर से दूर होने के कारण वो वहां चल रही पागलपन से पूरी तरह अनजान है। इसी बीच एक समाचार रिपोर्ट में घोषणा की गई है कि 18 घंटे में फिर से एक और लकी ड्रा लॉटरी होगी। इस बार पुरस्कार $3.6 बिलियन है, जो मुद्रास्फीति के लिए समायोजित अब तक की सबसे बड़ी राशि है, जो एक के समान है। अब कैटी के एयरबीएनबी पहुंचने के तुरंत बाद ही वो अपने मेजबान शॉर्टी से मिलती है। कैटी उस कमरे को देखकर चौंक जाती है और कहती है कि ये तस्वीर जैसा बिल्कुल नहीं दिखता है। जवाब में शॉर्टी सहजता से स्वीकार करती है कि वो वेबसाइट पर नकली तस्वीरें अपलोड करती है, क्योंकि कोई भी इस तरह की जगह को बुक नहीं करेगा। इससे कैटी निराश हो जाती है, लेकिन उसके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं होती और वो कुछ समय के लिए वही रहने का फैसला करती है। इसके बाद शॉर्टी कैटी को उसके परेशान करने वाले प्रेमी डीजे से मिलवाती है। अगली सुबह हम नोएल नाम के एक आदमी का टीवी विज्ञापन देखते हैं, जो एक निजी सुरक्षा फर्म का मालिक है। वो अपनी कंपनी का एकमात्र कर्मचारी है और ग्रैंड लॉटरी विजेताओं को सुरक्षा प्रदान करता है। इस बीच केटी अपने कमरे में जागती है और छत से लीक सीवेज टपकता हुआ पाती है। वो और अधिक क्रोधित हो जाती है जब उसे पता चलता है कि उसके सभी कपड़े बर्बाद हो गए हैं। केटी तुरंत शॉर्टी को फोन करती है और अपना असंतोष व्यक्त करती है। वो अपने कपड़ों के बारे में भी चिंतित है। उसका 1 घंटे में ऑडिशन है। शॉर्टी माफी मांगती है और ऑडिशन के लिए अपने कपड़े किराए पर देने के लिए सहमत होती है, क्योंकि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। केटी को अपने पैसे एक भयानक पोशाक पर खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एक उबर पकड़ती है और ऑडिशन स्थान की ओर तेजी से जाती है। ड्राइवर बहुत बातूनी है और बहुत सारे सवाल पूछती रहती है। कैटी उसे अनदेखा करने की कोशिश करती है, लेकिन ड्राइवर इस बारे में बात करना जारी रखती है कि वो कई बड़ी हस्तियों को जानती है। वो ये भी बताती है कि वो निर्माण में काम करती थी और उसने एक घर बनाया था। मशीन गन केली के घर में पैनिक रूम भी बनाया। और ये सब बातें सुनते सुनते वह पक जाती और कुछ देर बाद वो कास्टिंग स्थान पर पहुंच जाती है। केटी ने जज को बताया कि वो एक बाल कलाकार के रूप में काम करती थी। जब उसकी मां अचानक बीमार हो गई तो उसे समय निकालना पड़ा उसकी देखभाल करने के लिए। लेकिन अब जब उसकी मां का निधन हो गया है तो वो अभिनय में लौटने के लिए तैयार है। जज उसकी कहानी से ऊब गया और उसे अभिनय करने के लिए कहता है। केटी सहमत हो जाती है और जल्दी से स्क्रिप्ट के लिए अपनी जेब खोजती है, लेकिन इसके बजाय उसे एक लावारिस लॉटरी टिकट मिलता है, जो कि शायद शॉर्टी ने इसे खरीदा होगा। केटी ने गलती से कार्ड पर अपनी फिंगरप्रिंट और फोटोग्राफ दर्ज कर ली, जिससे वो प्रतिभागी बन गई। इसके बाद उसने एक घटिया प्रदर्शन किया जो जज को प्रभावित करने में विफल रहा। और विडंबना यह है कि ये एक्वाफिना द्वारा निराश केटी के लिए दिया गया एकमात्र विश्वसनीय प्रदर्शन था। फिर ऑडिशन रूम से बाहर निकलती है और उसी समय लॉटरी के परिणाम घोषित किए जाते हैं। विजेता कोई और नहीं बल्कि केटी किम निकलती है। ये देखकर कमरे में मौजूद सभी लड़कियां उस पर हमला करना शुरू कर देती हैं और केटी उनके आक्रमण से हैरान रह जाती है। वो सोचती है कि वे कास्टिंग प्रतियोगिता के कारण क्रोधित है
और वो उन्मत्तता से भागने की कोशिश करती है। लड़कियां उसके पीछे भागने लगती हैं। उसे जैकपॉट कहते हैं और उस पर बैग, चाकू और जूते भी फेंकते हैं। केटी किसी तरह उनके हमलों से बचती है और घटनास्थल से भाग जाती है। वो जल्द ही एक मार्शल आर्ट क्लास में पहुंचती है और मदद मांगती है, लेकिन यहाँ तक कि छात्र भी उसके ऊपर हमला कर देते हैं। फिर वो एक योगा क्लास में पहुंच जाती है जिसमें बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। महिलाओं के बीच कैटी को उम्मीद है कि वे अंततः उसकी मदद करेंगे, लेकिन ये निश्चित रूप से अराजकता के बीच मामला नहीं है। मार्शल आर्ट के लोगों में से एक ने कैटी को पकड़ लिया और लगभग उसका गला घोंट दिया था। जब सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी, तभी नोएल छत को तोड़ते हुए आ गया और उसे बचा लिया। वो जानवर की तरह व्यवहार करता है और कैटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को खदेड़ देता है। नोएल फिर उसे सूचित करता है कि वह उसकी रक्षा करने के लिए तैयार है, लेकिन उसे उसकी सेवाओं के लिए अपने पुरस्कार का 10% देना होगा। कैटी अभी भी उलझन में है, लेकिन वो सभी को खदेड़ने के बाद उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करती है। नोएल ने उसे बताया कि बाहर एक ड्रोन है जो उसे ट्रैक करेगा और हर 14 मिनट में उसकी लाइव लोकेशन प्रसारित की जाएगी। फिर दोनों इमारत से भाग गए, लेकिन तुरंत एक बड़ी भीड़ द्वारा उन पर हमला कर दिया गया। हालांकि नोएल उनसे बचने में कामयाब हो गया और केटी को भगाने के लिए एक कार में ले गया। जब वे भाग रहे थे, उसने पूछा कि क्या हो रहा है और वो अंत में उसे लॉटरी और उसके नियमों के बारे में समझाता है। कैटी इस तरह के खेल के बारे में जानकर हैरान हो जाती है और उसे ये बेहद अनैतिक और अमानवीय लगता है। वो आगे बताती है कि वो लंबे समय से शहर से दूर रही है और जब तक वे यहाँ रहे तब तक उसने कभी कोई समाचार नहीं देखा। केटी पूछती है कि वो खेल कैसे छोड़ सकती है। नोएल हैरान है कि वो इस तरह के एक महत्वपूर्ण अवसर को ठुकराने के लिए तैयार है, लेकिन वो समझाता है कि ऐसा करने का एकमात्र तरीका शहर छोड़ना है। इससे केटी आशा से भर जाती है और वो उसकी मदद के लिए विनती करती है शहर से भागने में। हालांकि नोएल को इससे कोई फायदा नहीं होगा। वो उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। कई बार और धक्के सहने के बाद उनकी कार अंत में एक डेड एंड तक पहुंच जाती है, जिससे उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। इस समय वे कुछ पुलिस वालों से मिलते हैं और कैटी ये देखकर राहत महसूस करती है। वो तुरंत मदद के लिए उनके पास जाती है और वह पाती है कि वे भी उसे मारना चाहते हैं। परिणाम स्वरूप उसे बचाने के लिए नोएल पुलिस से लड़ने का फैसला करता है और कैटी से भागने का आग्रह करता है। कुछ ही क्षणों बाद वो एक मोम संग्रहालय में पहुंचती है और सुरक्षा गार्ड से छिपने की जगह मांगती है। ये पता चलता है कि गार्ड एक दयालु व्यक्ति है जो लॉटरी का विरोध करता है। गार्ड उसकी मदद करता है और उसे अंदर जाने देता है, जिससे केटी को राहत का एक पल मिलता है। उसके बाद वो शॉर्टी को ये पूछने के लिए कॉल करती है कि क्या वो उसकी कार उधार ले सकती है। शॉर्टी उसके ठिकाने के बारे में पूछती है, लेकिन केटी को जल्द ही समझ आ जाता है कि उसकी एयरबीएनबी होस्ट भी उसे मारना चाहती है। वो फोन काट देती है, लेकिन तभी केटी को एक मूर्ति की आवाज सुनाई देती है जो संग्रहालय में उसका स्वागत कर रही है। जल्द ही शॉर्टी और डीजे संग्रहालय में पहुंचते हैं, गार्ड को पीटकर बाहर निकालते हैं और अंदर जाते हैं। फिर वे केटी पर हमला करते हैं, लेकिन वो जो कुछ भी पा सकती है उससे अपना बचाव करती है। एक लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार वो संग्रहालय से भाग जाती है और दोनों को अंदर बंद कर देती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी सांस पकड़ती है, एक महिला उसे देख लेती है और लोगों की भीड़ उसे मारने के लिए दौड़ पड़ती है। सौभाग्य से नोएल उसे बचाने के लिए समय पर उन पुलिस वालों की गाड़ी में पहुंच जाता है। जैसे ही दोनों भागते हैं, वे एक बस को देखते हैं। बस उनका लगातार पीछा करती है। नोएल चिंतित हो जाता है और ये सुनकर कैटी को याद आता है कि पहले वाली उबर ड्राइवर मशीन गन कैली के लिए एक पैनिक रूम बनाने की बात कही थी। उसके कुछ ही देर बाद दोनों एमजी के घर पहुंचते हैं और उसके पैनिक रूम में प्रवेश का अनुरोध करते हैं। गायक को इस अचानक अनुरोध से वो हैरान है और मना कर देता है, लेकिन तभी पागल लोगों से भरी टूर बस आ जाती है और वो हताश होकर
केटी उसके पास पहुंच जाती है और मशीन गन से गोली मारने की धमकी देती है। इससे उसके पास उन्हें अनुमति देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। जब वे पैनिक रूम में पहुंचते हैं तो कैटी एमजी से माफी मांगती है और फिर उसे डार्ट गन से बेहोश कर देती है। इस बीच भीड़ लिविंग रूम में प्रवेश करती है और एक आदमी दरवाजे के माध्यम से अपने हाथ को जबरदस्ती डालने का प्रयास करता है, लेकिन कैटी उसे डार्ट गन से गोली मार देती है और दरवाजा बंद कर देती है। दरवाजा ठीक समय पर बंद हो जाता है और दोनों राहत की सांस लेते हैं और आखिरकार सुरक्षित महसूस करते हैं। वे देखते हैं कि कमरा पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरों से सुसज्जित है, जो उन्हें बाहर क्या हो रहा है इस पर नजर रखने की अनुमति देता है। कैटी नोएल पर संदिग्ध बनी हुई है और चिंता करती है कि वो अभी भी उसे मारने की कोशिश कर सकता है। नोएल उसे विश्वास दिलाता है कि वो उन लोगों की तरह नहीं जो उसे $3.6 बिलियन के पुरस्कार वाली एटीएम मशीन मानते हैं। वो समझाता है कि उसकी प्राथमिकता लोगों की जान बचाना और इसके बदले पैसा कमाना है। बाहर लिविंग रूम में शॉर्टी एमजीके को जगाने के लिए उसे थप्पड़ मारती है, लेकिन वो अभी भी बेहोश है। फिर वो उसे स्विमिंग पूल में ले जाती है, जहां वो आखिरकार जागता है। शॉर्टी पैनिक रूम का पासकोड मांगती है और एमजीके अनिच्छा से कहता है कि 6969 ये बहुत ही हास्यास्पद है। दूसरी ओर केटी और नोएल सीसीटीवी कैमरे पर इसके बारे में देखते हैं और घबरा जाते हैं। नोएल फिर लुइस नामक एक मित्र से मदद मांगता है। वो फोन स्ट्राइक नामक एक चीज का अनुरोध करता है और केटी के फोन को सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए दौड़ता है। कुछ क्षण बाद शॉर्टी पासकोड डालती है और पैनिक रूम का दरवाजा खुल जाता है, लेकिन तभी सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं क्योंकि उनके फोन पर आपातकालीन सूचना की घंटी बजती है। इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा है, उनके फोन फटने लगते हैं, जिससे बहुत बड़ा हंगामा होता है। कई लोग घायल हो जाते हैं और गंभीर रूप से जल जाते हैं। केटी और नल भागने का अवसर देखते हैं और जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। बचाव कर्मियों की एक टीम उनसे मिलती है और उन्हें अराजकता से दूर ले जाती है। कुछ ही देर बाद उन्हें एक सुविधा केंद्र में ले जाया जाता है, जहां उनका मित्र लुइस उनका स्वागत करता है। वो देश की सबसे बड़ी सुरक्षा फर्म का मालिक निकलता है और कहता है कि वह उसके जीते गए रकम के 30% के बदले में केटी की रक्षा करेगा। कैटी सहमत हो जाती है, लेकिन फिर वो कहती है नोएल के 30% का 30% भुगतान करेगी, क्योंकि उसने आज कई बार उसकी जान बचाई है। लुइस अनिच्छा से सहमत होता है और फिर केटी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करती है। इसके बाद लुइस अपनी जेब में कुछ ग्रेनेड दिखाता है, जिसका उपयोग वो कर सकता है जब भीड़ उसका पीछा करेगी और उनको रोकने के लिए। इसके बाद वो पिछले विजेताओं की एक दीवार भी दिखाता है जो पहले ये गेम जीत चुके हैं। लेकिन गौर करने वाली ये बात है कि वो सभी गुमनाम हैं। अगले सीन में केटी और नोएल को उनकी चोटों के इलाज के लिए एक कमरे में ले जाया जाता है। माचो मैन इस समय थोड़ा खुलता है और अपने दर्दनाक अतीत के बारे में वो बताता है कि वह और लुइस एक निजी फर्म के लिए काम करते थे, जहां उन्हें भाड़े के सैनिकों की हत्या करने का काम सौंपा गया था। हालांकि एक दिन उसे पता चला कि उसके वरिष्ठ अधिकारी वास्तव में उन्हें निर्दोष नागरिकों को मारने का आदेश दे रहे थे। अपराध बोध से ग्रस्त होकर उसने एक बड़े मिशन को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन इसके कारण उसके सभी साथी मारे गए और लुइस एकमात्र जीवित बचता है। नोएल, जो ये बताता है कि अब वो अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा पीड़ितों के परिवारों को क्षतिपूर्ति के रूप में भेजता है। ये सुनकर केटी को बुरा लगता है और वह अपनी आप बीती साझा करने का निर्णय लेती है। वो बताती है कि बचपन में वो कई विज्ञापनों में दिखाई दी थी, लेकिन उसके पिता उसके पैसों का इस्तेमाल करते थे। जब वो 18 वर्ष की हुई तो उसने निर्णय लिया कि वो अपने काम की जिम्मेदारी स्वयं संभालना चाहती है। उसके पिता इसके लिए सहमत हो गए, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने परिवार को छोड़ दिया और उसके सारे पैसे ले लिए। इससे उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। अपनी बीमार मां की देखभाल करने और अभिनय के बारे में कैटी ने खुलासा किया कि यही कारण है कि उसे लोगों पर भरोसा करना मुश्किल लगता है। इसके तुरंत बाद एक कर्मचारी आता है
और कैटी पर एक फेस मास्क लगा देता है जिससे वो एक बूढ़े व्यक्ति की तरह दिखती है। फिर वो नोएल से पूछती है कि क्यों वो लुइस पर इतना अधिक भरोसा करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके बारे में कुछ गड़बड़ है। ये सुन नोएल को एक गहरी सोच में डाल देता है और उसे याद आता है कि पिछले सभी विजेता गुमनाम थे। उसे ये भी पता चलता है कि लुइस की सुविधा बहुत उच्च स्तरीय प्रतीत होती है, जो कि वास्तव में इतने कम पैसे चार्ज करने में संभव नहीं था। तब नोएल को संदेह हुआ कि लुइस अपने ग्राहकों की हत्या कर सकता है और उनके पैसे खुद ले सकता है। इसके बाद वो कुछ कर पाते तभी उन्हें एक गैरेज में ले जाया जाता है, जहां लुइस ने घोषणा की कि केटी को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाएगा। केटी जोर देकर कहती है कि वो बिना नोएल के कहीं भी नहीं जाएगी, लेकिन लुइस ने उसे आश्वासन दिया कि वो एक अलग कार में होगा। इससे उनके बीच बहस हो जाती है और केटी अंततः लुइस को जांघों के बीच में लात मारती है। इस बीच नोएल गैराज का दरवाजा खोल देता है, जिससे एक छोटी भीड़ अंदर घुस आती है, लेकिन वे केटी को नहीं पहचान पाते और नोएल जल्दी से उसे वहां से दूर ले जाता है और फिर वो लुइस के गार्डों से लड़ने के लिए पीछे रह जाता है, जबकि केटी भाग जाती है। वो इस मनहूस शहर से भागने का इरादा बनाती है ताकि वो खेल को हमेशा के लिए छोड़ सके। ड्रोन भी उसकी दृष्टि से ओझल हो जाता है और लोग अनुमान लगाने लगते हैं कि यदि वो सूर्यास्त तक छिपी रहती है तो उसे विजेता घोषित किया जा सकता है। हालांकि जैसे ही केटी शहर छोड़ने वाली होती है, शहर में उसे लुइस का एक वीडियो कॉल आता है, जो बंदूक की नोक पर नोएल को पकड़े हुए है और लुइस नोएल को मारने की धमकी देता है। तब केटी चिंता में पड़ जाती है और मुड़कर दोबारा शहर में जाने की सोचती है, क्योंकि वो इस तरह नोएल को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। इस बीच लुइस नोएल को हॉलीवुड थिएटर में ले जाता है और यहाँ पता चलता है कि उनके अतीत में उसे हमेशा पता था कि वे निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। हालांकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका था पैसा बनाने का, जो और दूसरे तरीके से कभी नहीं बन सकता था। फिर लुइस ने सब कुछ बर्बाद करने के लिए नोएल को दोषी ठहराया और यह भी खुलासा किया कि वही था जिसने अपने सभी सहयोगियों को मार डाला था। यह रहस्य नोएल को आश्चर्यचकित करता है, क्योंकि वो कई वर्षों तक इस अपराध बोध का बोझ ढोता रहा कि उसके वजह से उसके कई साथियों की मौत हुई। कुछ समय बाद केटी अचानक एक बोल्ट गन के साथ प्रकट होती है और नोएल को मंच पर बंधा हुआ पाती है। वो खुद को गोली मारने की धमकी देती है, लेकिन लुइस को यकीन है कि वो ऐसा नहीं करेगी। वो उसे चुनौती देता है कि अगर वो ऐसा करती है तो वो आगे बढ़ सकती है। हालांकि जब केटी बताती है कि वो अब मौत से नहीं डरती और खुद को मारने के लिए तैयार है, तो लुइस आखिरी क्षण में हस्तक्षेप करता है और सहयोग करने के लिए सहमत होता है। इसके बाद वो केटी से बोल्ट गन मांगता है, जिसे वो सौंपने का नाटक करती है, लेकिन फिर वो अचानक उसे लात मारती है और मंच से नीचे फेंक देती है। जल्द ही भीड़ उसके स्थान को ट्रैक करती है और उसे मारने के लिए आती है, लेकिन वहां ऐसे लोगों का एक समूह भी है जो केटी का समर्थन करते हैं और उसे जीताना चाहते हैं। नोएल कुर्सी से हथकड़ी लगे हुए उनसे लड़ना शुरू कर देता है। हालांकि कुर्सी जल्द ही टूट जाती है और वो केटी को उन लोगों से बचाता है जो उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, क्योंकि अधिक से अधिक लोग केटी की ओर आना शुरू कर देते हैं। सुरक्षा के लिए केटी मचान पर चढ़ जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से लुइस भी उसके पीछे चढ़ जाता है और दोनों के बीच एक गहन लड़ाई होती है, जिसमें केवल 60 सेकंड बचे होते हैं। तभी लुइस कैटी को मचान से नीचे फेंक देता है, लेकिन वो एक धातु की बीम को पकड़ने में कामयाब हो जाती है। फिर वो अप्रत्याशित रूप से बताती है कि उसने सुरक्षा पिन खींच ली है। लुइस के प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसकी जेब में रखे ग्रेनेड में से एक फट जाता है और लुइस की तुरंत मौत हो जाती है। कैटी भी अपनी पकड़ खो देती है और गिर जाती है, लेकिन समर्थकों के एक समूह ने उसे एक बड़ी चादर से पकड़ लिया। ठीक उसी समय घड़ी में 0 बज गया। लॉटरी अधिकारी वहां पहुंच गए, चेक देता है और पुरस्कार जीतने पर केटी को बधाई देता है। कैटी नोएल को सब कुछ के लिए धन्यवाद देती है और उसे अपनी जीत का 50% देने का वादा करती है। वो मजाक में कहता है कि वो उसे धोखा देने जा रहा था,
लेकिन उसे मौका नहीं मिला। हालांकि केटी इस पर विश्वास करने से इनकार करती है और जोर देती है वो एक अच्छा आदमी है जिसने उसके अंतिम समय में उसकी जान बचाई। 6 महीने बीत चुके हैं और हम देखते हैं कि केटी ने एक आत्मरक्षा स्कूल सहित धर्मार्थ संगठनों की स्थापना की है और परेशान बचपन वाले बच्चों के लिए केंद्र में उसने और नोएल ने एक नया निजी सुरक्षा फर्म भी शुरू किया है जो लॉटरी के विजेताओं की सुरक्षा करेगा। साथ ही नोएल अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सुपर याट, फैशन और वियर जैसी विलासिता पर खर्च करता है। तो दोस्तों, ये थी इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं